हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। देखिएगा बेटा, लास्ट क्लासेस में हम जो है चैप्टर पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12th का ये चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं है बल्कि एक यूनिट है, एक कंप्लीट यूनिट है जो 8 मार्क्स में जो है बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आई होप सो इससे पहली वीडियोस आप जो है देख चुके होंगे। यदि नहीं देखी है आपने तो सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में सभी वीडियोस लास्ट जो हमने पढ़ाया है वे सारी की सारी अपलोड की हुई है। आप उन वीडियोस को देख करके आप नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उन टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट डिफिकल्टी किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के महसूस कर रहा है कोई भी स्टूडेंट्स, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो है डाउट लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक से रिलेटेड कोई आपका जो है डाउट रह जाता है। जी सर। ओके, सो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक नया टॉपिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज की क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, तो ये आपको एंश्योर करना है अपने आप को कि आप जब क्लास ले रहे हैं तो उस दौरान आपके पास आपकी नोटबुक और आपका पेन होना जरूरी है। ठीक है, जिससे आप जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाए, उन पॉइंट्स को आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सके और फाइनली जब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप बैठो तो उस दौरान आप उन सभी पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करके एक माइंड मैप क्रिएट कर सके कि हमें इस टॉपिक से ये पॉइंट, आपके जो की पॉइंट होने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपने आप से प्रिपेयर कर लेने हैं। ओके यस सर। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। तो देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, बेसिकली हम किसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आज हम उसको समझाते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली बोला किसको जाता है, यदि हम यहां पर एक कोई सेल कंसीडर करें, ये आप देख सकते हैं यहां पर एक ये सेल है और इसका ईएमएफ जो है कैपिटल ई है और यहां पर इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। यहां पर आपका जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया गया है कैपिटल आर और यहां हम जो है एक की कंसीडर करते हैं कैपिटल के। ठीक है, तब यहां पर ए और बी दो पॉइंट आप देख सकते हैं और इन दो पॉइंट को आप जो है यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। यस, समझ आ रही है बात? यस सर। कोई दिक्कत? ओके, तो ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच यहां आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं जब सर्किट ओपन कंडीशन में है। सर्किट ओपन कंडीशन में कैसे पता लगाएंगे? सर्किट ओपन कंडीशन में है यदि यहां पर एक डॉट लगा दिया जाए तो सर्किट जो है क्लोज हो जाएगा और सर्किट क्लोज हो जाने से करंट जो है इस सर्किट में जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तब यहां पर आप देख सकते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो यहां पर इसका पोटेंशियल है सेल का, दो पॉइंट ए और बी के बीच जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओपन सर्किट कंडीशन में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो है सेल का ईएमएफ कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। व्हेन ए सेल इज इन ओपन सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन है यहां पर देख सकते हैं आप, की जो है ओपन है, क्लोज नहीं है। ठीक है, दैट इज नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल और सेल इज नॉट बीइंग चार्ज, ना तो सेल से कोई करंट बाहर आ रही है ना ही सेल में कोई करंट जो है अंदर जा रही है। समझ आ गई बात? देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, तब हम कहते हैं जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों टर्मिनल के बीच, उसी को हम जो है सेल का ईएमएफ कहते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर हुआ? नोट कीजिए जल्दी से इसको, टॉपिक को। स्टूडेंट्स इंश्योर करें कि जो भी आप लोग लेक्चर देख रहे हैं
उन सभी लेक्चर्स के नोट्स आप जो है अपनी नोटबुक में जरूर लिखे, ठीक है। आप लोगों ने यदि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ब्लैंक है यदि आप लोगों की फिजिक्स, तब भी आप लोगों को यहां पर सारे के सारे नोट्स जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके सभी नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप जो अपना एग्जाम टाइम में उन नोट्स को पढ़ करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी आपने सीखा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में मैंने आपको बताया, यदि किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तब दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, यदि ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट में हम जो है एक जो है यहां पर की कंसिडर कर ले, की लगा दे, तब जो है इस सेल से करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये करंट फ्लो होगा तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आइए एक बार फिर रीड कर लेते हैं जो डेफिनेशन लिखवाई गई है। इफ द सेल इज नॉट इन ओपन सर्किट कंडीशन, दैट मीन्स हम कह सकते हैं सेम करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल और द सेल इज बीइंग चार्ज, यानी कि सेल से करंट बाहर आ सकती है और सेल चार्ज भी हो सकती है, यानी कि सेल के अंदर करंट जा भी सकती है, ठीक है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। नोट डाउन दिस टॉपिक। देखिएगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल किसको कहा जाता है? अब आप यहां पर ये जो सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट में यहां आपको जो है सेल के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना करके दिखाया गया है। बेसिकली इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम सेल का रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसी को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कहा जाता है। बेसिकली होता क्या है, when the cell is on charging on the current is being drawn from the cell, the electrolyte of the cell offers a resistance to the flow of the current। यानी कि यदि कोई सेल चार्ज हो रही है या किसी सेल से करंट बाहर आ रहा है, तो उस दौरान जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट केमिकल होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके द्वारा एक रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उस फ्लो होने वाली करंट पर, ठीक है। और उसी रेजिस्टेंस को हम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आप सब जान चुके हैं। अब आपको जानना है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है अब बताता हूं मैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, वो की पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, ये लिखा है मैंने आप लोगों के लिए कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सेल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये की पॉइंट है बेटा, इसको आप अच्छे से जो है नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहां पर कैपिटल ई और कैपिटल वी के बीच आपको रिलेशन जो है डेवलप करने हैं, ठीक है। तो कैपिटल ई और कैपिटल वी के बीच क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड चलिए बात करते हैं। पहला जो टॉपिक यानी कि केस जो फर्स्ट है, उस केस में आपको यहां पर दिखाया गया है व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसका मतलब है कि जब करंट जो है सेल से बाहर आ रही है, जैसे कि आप यहां पर डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट जो है सेल से बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है रिलेशन बनाने के लिए
ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड internal resistance small r is connected to an external resistance capital R as shown in figure। हमने मान लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल जो इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। लेट I बी द करंट इन द सर्किट। I जो है यहां पर स्मॉल i वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बताया गया है, हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, मैंने इससे पहले टॉपिक में बताया था आपको कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तो जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं स्मॉल r एंड कैपिटल R आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यहां से हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला जानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं और वे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है एक दूसरे से, तो उस पर्टिकुलर केस में जो R इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब यहां पर आप देखिए कि यदि हम देखें तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, इसलिए जो फॉर्मूला होगा R इक्विवेलेंट का वो स्मॉल r प्लस कैपिटल R हो जाएगा। इसके बाद करंट इन द सर्किट। अब हम यहां से करंट निकालेंगे तो करंट कितनी होगी बेटा, करंट होगी यहां पे I इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, I इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। E जो है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, जिसको हमने कैपिटल E से बता रहा है, ठीक है, यानी कि ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा R प्लस कैपिटल R। फर्दर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब यहां से इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल E आ जाएगा। बट यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, बट V इक्वल टू है I कैपिटल R के। V इक्वल किसके है, I कैपिटल R के। तब यहां से ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लिख देंगे कैपिटल V, और तब यहां से हम कह सकते हैं कि I R प्लस V इक्वल टू E और कैपिटल V इक्वल टू E माइनस I R। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो ग्रेटर देन है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, यहां पर ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा है, इसी कारण करंट जो है सेल से बाहर आ रही है। ये की पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो जनरली ईएमएफ के केस में इस फॉर्मूले के ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनते हैं। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से बोल सकता है कि यदि सेल से कोई करंट बाहर आ रही है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कुछ दी जाए, तब यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया जाए, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया जाए, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी वो आप यहां से बता सकते हैं। तो डेफिनेटली यहां से आपको समझ आ गया होगा, तो कह सकते हैं इट्स सो दैट व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, अब नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा बेटा यहां पर केस सेकंड, व्हेन द सेल इज ऑन चार्जिंग, जब सेल जो है चार्ज की कंडीशन में होती है उस दौरान, तब सिचुएशन क्या होगी। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, फॉर्मूला आपका था, देखिएगा यहां पर V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था तब किस कंडीशन में, जब सेल से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, अब सेल में करंट अंदर जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स। और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये जो फॉर्मूला आप लिखे हो
उस फॉर्मूले में आई की जगह माइनस आई कंसीडर करोगे, और माइनस आई कंसीडर करने से आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा E प्लस आई आर। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होता है सेल के ईएमएफ से। ठीक है, तभी जो है करंट सेल में एंटर कर पाएगा। यदि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती है उस दौरान करंट जो है सेल से बाहर आती है। जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर केस में जो करंट है वो ईएमएफ सेल में जो है एंटर कर पाएगी। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं इट्स सो दैट व्हेन द सेल इज इन ऑन चार्जिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसके बाद देखिएगा केस थर्ड, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट कंडीशन। जब सेल ओपन सर्किट कंडीशन में है दैट मीन्स करंट जो होगा वो जीरो होगा। करंट की वैल्यू आप जीरो रख दीजिए। अब आप इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक इक्वेशन यहां देख सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन में करंट की वैल्यू को जीरो पुट करें। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशन से आप क्या पाओगे बेटा कि V इक्वल टू कैपिटल E। सो इट्स सो दैट व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट कंडीशन देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। आई होप सो ये आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यहां पर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका आता है सीरीज ग्रुपिंग एंड सेकंड आता है आपका पैरेलल ग्रुपिंग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आपको, एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। सीरीज ग्रुपिंग, इन सीरीज ग्रुपिंग आप देख सकते हैं इसके लिए हमने क्या किया है, 2 सेल्स कंसीडर की है। एक सेल का ईएमएफ E1, दूसरी सेल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 है। जो सेकंड सेल हम कंसीडर कर रहे हैं उसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इन दोनों को हमने सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, अब यहां पर देखिएगा फ्रॉम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब मैंने आपको बताया था कि सेल से जब करंट बाहर आती है तो उस पर्टिकुलर केस में फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब इसको इंप्लीमेंट करना है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड C, A और C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VAC है। तब यहां से VAC इक्वल टू सेल का ईएमएफ कितना है AC के अक्रॉस वो E1 है, माइनस करंट कितनी है I, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम होती है। ठीक है, इसको नोट करके ना लिख लीजिएगा, नोट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम। तो ये हो गया आपका नोट कि करंट की वैल्यू सेम रहेगी तो ये I ही रहेगा, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा A और C के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड B, C और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VCB है, तो हम लिखेंगे VCB, और EMF कितना है E2, करंट सेम रहेगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है E2। ठीक है, आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा वो हम यहां से लिख सकते हैं VAB इक्वल टू VAC प्लस VCB, दोनों को ऐड कर देना है। तब यहां से VAB इक्वल हो जाएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। यहां पर आप E1 और E2 दोनों ही पॉजिटिव है, एक साइड ले लीजिएगा तो E1 प्लस E2, यहां माइनस I कॉमन लीजिएगा तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
R1 प्लस R2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। इसको क्या कहना है बेटा? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा, नाउ लेट द टू सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सेल। यदि हम ये दोनों के दोनों सेल हटा करके एक इनकी जगह इक्विवेलेंट सेल्स को हम कंसीडर करें, तब उस पर्टिकुलर केस में उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आर इक्विवेलेंट होगा। कितना होगा? आर इक्विवेलेंट, सच दैट इट फ्लो द सेम करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और इन दोनों का इफेक्ट भी सेम उसी तरीके से रहे, यानी कि जो हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर किए हैं, उन दोनों के कारण जो करंट फ्लो हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में, वो भी स्मॉल आई ही फ्लो हो रही है। ठीक है। इन दिस सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तब यहां पर इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए बी इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, ये आपका इस सिचुएशन में फॉर्मूला होगा। इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम यहां पर देख रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल कर दीजिए। जब राइट साइड इक्वल करोगे तो यहां से हम जो है ई इक्वलेंट की जो वैल्यू होगी वो E1 प्लस E2 आ जाएगी, एंड आर इक्वलेंट की जो वैल्यू होगी, कंपेयर करोगे इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ, तब आर इक्वलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 आ जाएगी। ये आपका सीरीज ग्रुपिंग में यही फॉर्मूले आपके बनते हैं। इनको आप जो है बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। आप धीरे धीरे पढ़िए, अच्छा पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़े इस सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली रिजल्ट अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा बेटा, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग होती क्या है, पहले इसको जानते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सभी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, और करंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जो कनेक्ट होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं। यहां पर हम जो है कंसीडर करके चलते हैं, टू आपकी जो है सेल्स है जिनका ईएमएफ आपका जो है यहां पर E1 और दूसरी सेल का ईएमएफ E2 लिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड सेकंड सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r2 कंसीडर किया है। ये दोनों ही सेल्स आपके जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ठीक है, तब हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला जो होगा यहां पर आप सब देख सकते हैं कि करंट जो है यहां भी सेल से जो है बाहर आ रही है। जब करंट सेल से बाहर आती है, ठीक है, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, then we apply the formula V equal to E minus IR। ये फॉर्मूला मैंने बहुत बताया था आप लोगों को कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे यूज होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस। यदि यहाँ पर सेल जो है चार्ज हो रही होती तो फॉर्मूला जो है E प्लस IR होता, बट क्योंकि यहाँ पर सेल से जो है करंट बाहर आ रही है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR कंसिडर किया गया है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कंसीडरिंग द सेल ऑफ ईएमएफ E1, यानी कि इस सेल को हम जो है कंसीडर करके चलते हैं, ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा आपका VAB इक्वल टू E1 माइनस IR1। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो करंट है वो डिफरेंट है। करंट क्या है बेटा, डिफरेंट है। तब यहां से I1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका I1 R1, इसको इधर ले आओ, और ये आपका हो गया E1 माइनस VAB, और यहां से करंट की जो वैल्यू होगी I1 की वो आ जाएगी बेटा E1 माइनस VAB अपॉन में R1। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। इसको क्या कह देना है, इक्वेशन फर्स्ट कह देना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक।
सभी को समझ आ गया होगा, हमने जो है I1 की वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B कंसिडरिंग द सेल E2। इस बार हम जो है सेल E2 को कंसीडर कर रहे हैं, तब यहां पर जो फॉर्मूला होगा VAB इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, और तब यहां से हम लिख सकते हैं I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस VAB, और I2 की जो वैल्यू होगी E2 माइनस VAB अपॉन आ जाएगा बेटा R2। इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा, या कोई इक्वेशन मत कहिए, इनको छोड़ दीजिए, इक्वेशन मत कहिए इनको, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो यहां पर I1 और I2 की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब देखिएगा टोटल करंट सेंट बाय द सेल इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इन सेल के द्वारा कितनी करंट जो है भेजी जा रही है, तो टोटल जो करंट है वो हो बेटा I इक्वल टू I1 प्लस I2। अरे टोटल करंट I1 प्लस I2 तो होगी ना, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाएगी। समझ में आ गई बात? तब देखिएगा यहां पर I1 की वैल्यू ये रही और I2 की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू यहां पर रखिएगा। तब यहां पर I1 की वैल्यू है E1 माइनस VAB अपॉन R1 और प्लस E2 माइनस VAB अपॉन R2। ये फॉर्मूला आ जाएगा यहां से। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, I इक्वल टू ये आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VAB कॉमन लोगे तो 1 अपॉन R1, और ये आपका प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R2। ठीक है, समझ आ गई बात? अब यहां से I इक्वल टू ये आपका E1 R2 और ये आपका हो जाएगा प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, हमने एलसीएम ले लिया बेटा यहाँ पर, और ये VAB यहाँ भी एलसीएम लोगे तो R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये वाली टर्म जो है इधर ले आओगे और ये वाली टर्म इधर, तो यहां से VAB इक्वल टू ये VAB आपका जो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और यहां पर R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 लिखा जा सकता है भाई। R1 और R2 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहां से E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। अब आपको क्या करना है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसके इधर जो है क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, तो कर दीजिए। VAB इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 मल्टीप्लाई करोगे R1 R2, ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी, R1 प्लस R2, ठीक है, और माइनस I, और ये हो जाएगा बेटा यहां पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, ये टर्म यहां पर आ जाएगी। अब आप जो है यहां पर ये देखिएगा R1 R2 से R1 R2 जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर जो वैल्यू आपकी आएगी वो वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहां पर जो VAB की वैल्यू बचेगी वो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी बेटा, इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं, ठीक है। तो इसको जो है यहां पर ये जो है डायग्राम है आपका, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, ये जो बनी है ना इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, ठीक। अब हमें करना क्या है कि यहां पर इन दोनों सेल्स को हटा देना है और इनकी जगह पर हमें रिप्लेस कर देनी है एक सिंगल सेल, ठीक है, जिसके कारण उतनी ही करंट या उतना ही पोटेंशियल जो है फ्लो कराया जाए जितना पोटेंशियल जो है इन दोनों सेल्स के अक्रॉस था, ठीक है। सो नाउ
let the two cells are replaced by a single cells of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent such that it flow the same current in the external resistance R as shown in figure। जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा था उन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से, उतना ही करंट आपका इक्विवेलेंट सेल से भी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। और तब उस कंडीशन में हम यहां पर कह सकते हैं क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तब हम कह सकते हैं वी ए बी इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक है, अब आप इसको जो है सेकंड इक्वेशन कह दीजिए। ये इक्वेशन है आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन है सेकंड। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड आप देखिएगा इक्वल है वी ए बी और यहां भी वी ए बी, तो राइट साइड को इक्वलेट कर लीजिएगा। देयरफॉर ई इक्वलेंट इक्वल टू ये आ जाएगा E1, क्या आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो बेटा E इक्वलेंट हमने फाइंड आउट कर लिया एंड R इक्वलेंट जो होगा वो आ जाएगा R1 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका जो है यहां से आ जाएगा बेटा E इक्वलेंट एंड R इक्वलेंट। इसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और ये जो टॉपिक आपने अभी समझा है इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये वो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ईएमएफ सेल से। ठीक है, नोट कीजिएगा सभी। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा, ग्रुपिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। यानी कि यदि किसी ग्रुप में नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स दी गई है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी जो कंडीशंस बनती है वो तीन तरह की कंडीशंस बनती है। एक कंडीशन तो ये है कि सभी की सभी सेल्स आपकी जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो सकती है सारी की सारी सेल्स। और थर्ड जो कंडीशन होगी वो मिक्स्ड ग्रुपिंग कही जा सकती है, यानी कि वे सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों को एक साथ मिक्स करके एक ग्रुप जो है बनाया जाए, उसको हम मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। तो यहां पर कुछ केस वही सब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से। तो पहला केस डिस्कस करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में आप डायग्राम देख सकते हैं, यहां पर नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स जो है हमने कंसीडर की है पॉइंट ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तब उस पर्टिकुलर केस में सेल 1 का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सेल 2 का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इस तरीके से एन अप टू एन टर्म्स तक सेल का जो ईएमएफ है वो ई ही रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही कंसीडर किया जाएगा। तब यहां पर देखिएगा, कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एज आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। उसके बाद इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स। अब क्योंकि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑल द सेल्स क्या है, ई है, तो यहां पर ई प्लस ई अप टू एन टर्म्स तक जाओगे तो एन ई हो जाएगा। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अप टू एन टर्म्स तक, तो यहां पर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस डैश 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 अप टू एन टर्म्स तक एन आर हो जाएगा। आफ्टर दैट हम सभी जानते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्ट होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एंड जो आपका कैपिटल आर है, आर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ऑफ द सर्किट का, वे दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऑब्वियसली सभी जानते होंगे कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट जो होगा कैपिटल आर इक्विवेलेंट वो स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। अब स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या था, एन आर, तो एन आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है यहां से आप जो है करंट इन द सर्किट पूछा जाता है, तो करंट इन द सर्किट को आई से डिनोट करते हैं, ये आपका ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कहलाएगा। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिएगा क्या है बेटा, एन ई, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है,
एन आर प्लस कैपिटल आर। बस यही आपको यहां पर करंट फाइंड आउट करनी थी। तो करंट का फॉर्मूला आ गया एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। बहुत ही आसान है सभी चीजें, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी स्टूडेंट ध्यान से समझेगा सभी चीजों को, सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से उसको क्लियर हो गए, ठीक है। और जैसे ही टॉपिक आपको एक्सप्लेन हो जाता है, आफ्टर दैट आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद इन टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग हम सभी जानते हैं कि इन पैरेलल ग्रुपिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस। सो दैट्स व्हाई यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारी सेल्स यानी कि एम सेल्स हम कंसीडर कर रहे हैं जिनका पोटेंशियल जो है कैपिटल ई जो है लिया गया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंसीडर एम आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर। सिंस ऑल द सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स ई इक्विवेलेंट इक्वल टू कैपिटल ई। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सेम ही रहेगा हर एक सेल का, ठीक है। बट जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ये आपका इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए लिया जाता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस डैश 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 अप टू एम टर्म तक आपको कंसीडर करना है। तो ये आ जाएगा बेटा एम अपॉन आर। इसके बाद देखिएगा आर इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आर अपॉन स्मॉल एम कंसीडर हो जाएगा। यहां से इसको जो है रिवर्स कर दोगे। उसके बाद आर इक्विवेलेंट एंड कैपिटल आर हम सब जानते हैं कि ये सब सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तब यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, वो है बेटा आर अपॉन एम, और प्लस कर दीजिएगा कैपिटल आर। यहां एलसीएम लोगे आप तो आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर अपॉन में क्या आ जाएगा एम, ठीक है। आफ्टर दैट करंट इन द सर्किट, तो करंट इन द सर्किट यहां से आप लिखोगे ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। सो यहां पर ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है बेटा कैपिटल ई, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर प्लस एम आर अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। ये स्मॉल एम की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा एम कैपिटल ई अपॉन आर प्लस एम आर, ठीक है। तब यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर आई इक्वल टू एम ई अपॉन आर प्लस एम कैपिटल आर। बस यही आपको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट की वैल्यू निकालनी है आइडेंटिकल सेल्स के लिए, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो और चाहे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। होता क्या है मिक्स्ड ग्रुपिंग में, यहां पर आपको जो है एन सेल्स दी गई है, ठीक है, जिनका सबका ईएमएफ कैपिटल ई रखा गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया गया है, ठीक है। उनको कनेक्ट किया गया है कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके साथ। यहां पर एम रोज आपको दिखाई गई है। इन सभी को आप देख सकते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये मिक्सअप ग्रुप है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। आइए देखिए, कंसीडर एम एन identical cells are connected in mixed grouping as shown in figure. Let each row consist of n cells and there are m such rows in parallel combination. यहां पर आप n cells देख सकते हैं और m cells को parallel combinations में consider कर सकते हैं। तब यहां पर equivalent EMF of each row,
इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ईच रो वो हो जाएगा ई प्लस ई अप टू कहां तक बेटा, एन टर्म्स तक। एन टर्म तक कितना हुआ, एन ई। सिंस ऑल द रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सभी के सभी जो रोज है वो पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ होता है वो सेम रहता है, तो यहां पर जो ईएमएफ आया है वो कितना आया है, एन ई आया है, तो इसलिए जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ऑल द सेल्स वो कितना रहने वाला है, एन ई ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ईच रो का कितना होगा, आर प्लस आर अप टू एन टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स तक जो है इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तब यहां से इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम देखें, क्योंकि सारी की सारी जो रोज है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप फॉर्मूला लगाओगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr अप टू m टर्म, तो m/nr आ जाएगा, तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, इसको रिवर्स कर दोगे तो nr/m आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, तब यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है बेटा nr/कैपिटल स्मॉल m प्लस कैपिटल R, एलसीएम लोगे यहां पर तो nr प्लस mr/ स्मॉल m आ जाएगा। इसके बाद यहां से हमें करंट फाइंड आउट करनी होती है, तो करंट इक्वल ऑफ द सर्किट होगी यहां पर I इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आप देखिएगा यहां से हमने फाइंड आउट की थी एन ई, तो एन ई हम यहां पर पुट करेंगे, और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो ये आई है बेटा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू रखोगे, M यहां पर थर्ड टर्म पर होने के कारण ऊपर आ जाएगा, तो एन एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, यहां से आपका निकल के आता है करंट इन द सर्किट, यानी कि इस पूरे सर्किट में जो करंट होगी वो एन एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर होगी। अब इसमें कुछ की पॉइंट है, उन की पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अब आप देखिएगा बेटा यहां पर ये जो आप देख रहे हैं कि एन आर प्लस एम आर, यदि हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दे, मिनिमम कर दे, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पॉइंट आपका तैयार हुआ, आई टू बी मैक्सिमम व्हेन एन आर प्लस एम आर मस्ट बी मिनिमम, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दूसरा की पॉइंट यहां से देखिएगा, इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ ए सेल द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, क्या बताया, मिक्स्ड ग्रुपिंग में ये ध्यान रखना है आपको, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के एकदम बराबर होता है। ठीक है, इन ए मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ ए सेल द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, उस दौरान जो करंट होगी वो मैक्सिमम होती है जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। आई होप सो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने टोटल जो टॉपिक आपके ईएमएफ का जो टॉपिक था, एक बेहतरीन टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में मैं कहूंगा कि 99.99% बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने अच्छे से समझा हो, अपनी कॉपी में नोट्स बनाए हो प्रॉपर, ताकि एग्जाम टाइम में आप इनको जो है रिवाइज कर सके और बेटर मार्क्स ला सके। ठीक है, लास्ट में एक ही बात कहूंगा बेटा, पढ़ाई में जम के मेहनत करें एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट डिफिकल्टी महसूस हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।